बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। द लास्ट स्टार में खुशामदीद। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना अजीम साहब। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर एक बार अपोजिशन को NRO ना देने का ऐलान किया है और ये भी बोला है कि अपोजिशन ने ज़ाती मफादात की वजह से 2 बिल मंजूर नहीं होने दिए, उनकी मंजूरी को रोका है। इसके अलावा अब जब वफाकी वजीर और मुशीर ये भी बोल रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ गलत मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर मुल्क से इलाज की गरज के लिए बाहर चले गए थे और कामयाब हुए इसमें, लेकिन वजीर सेहत पंजाब ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, रिपोर्ट्स 100% दुरुस्त है। और अब अलीम खान ने भी ये कहा है कि रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं। दरअसल हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और हुकूमत कैसे नवाज शरीफ को वापस लाएगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कह दीजिएगा सबसे पहले कि वफाकी हुकूमत ये कह रही है, आपने ये कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स थी वो जाली थी, लेकिन सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि आई स्टैंड विद माई डॉक्टर्स, अपने मेडिकल बोर्ड के साथ खड़ी हूं, रिपोर्ट 100% दुरुस्त थी। और अब अलीम खान साहब भी यही कह रहे हैं, ये तजाद क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो आपके साथ राना अजीम साहब बैठे हुए हैं और आप भी खुद भी रिपोर्टिंग करते हैं बहुत देर की। आप मुझे ये बताइए कि जो हर जिले हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे, डिविजनल हेडक्वार्टर पे रोज दर्जनों बल्कि सैकड़ों जाली मेडिको लीगल बनते हैं। ये राणा साहब को पता है जो मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन बनाता है? ये आसमान से आके कोई बनाता है? ये भी तो हमारे दोस्त डॉक्टर साहबान ही बनाते हैं। मैं इसका मतलब हरगिज ये नहीं कह रहा कि तमाम डॉक्टर्स ये काम करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि इसमें मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर्स भी जालसाजी करते हैं पाकिस्तान में, टीचर्स भी करते हैं। कुछ हर प्रोफेशन में कुछ लोग होते हैं जो बुरा और अच्छा काम करते हैं। आप तमाम लोगों को ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे हैं, इसी तरीके से आप तमाम लोगों को नहीं कह सकते कि वो बुरे हैं। तो ये कहना कि मैं अपने डॉक्टर्स के साथ खड़ा हूं या हुकूमत पंजाब का ये मौक़िफ़, ये बिल्कुल इसलिए अब दुरुस्त नहीं है कि अब सबको नजर आ रहा है। वो एक पंजाबी की कहावत है कि आंखों देखा जो होता है वो तो नहीं खाया जाता ना। अगर आंख से आपको नजर आ रहा है कि मक्खी पड़ी हुई है दूध में, तो आप तो नहीं पी सकते ना। अगर तो हमें नजर ना आता तो हम इनकी बात मान लेते। हमने तो ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया। मुझे एक बात बताइए, क्या हमने ये मौक़िफ़ दिसंबर में अपनाया, जनवरी में अपनाया, फरवरी में अपनाया, मार्च में अपनाया, अप्रैल में अपनाया? हाँ, मैं ज़ाती तौर पर लगातार ये कहता रहा कि मैं ये समझता हूं कि वो बीमार नहीं है, वो झूठ बोल के गए हैं। मैं ये क्यों कहता रहा? क्योंकि मैं उन्हें जेल में मिलता रहा। मैं वाहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था जो 3 दफा उन्हें जेल से मिला, जेल में जाके मिला। मुझे उनकी सेहत का पता था तो मैं उन्हें मिलता रहा, तो इसलिए मुझे पता था वो ठीक है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन हमने कोई ऑफिशियली ये स्टेटमेंट तो नहीं दी। ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने तब दी जब हमने नवाज शरीफ साहब को पहले दिन से लेके अब तक भागते दौड़ते तस्वीरें हट्टे कट्टे हमने उनको वहां पे देखा। तो हमें अब हम क्या, आपको भी पता है कि वो सेहतमंद है। तो अब तो ये बात बार बार कहना कि डॉक्टर की रिपोर्ट हतमी तौर पर दुरुस्त है, मुझे बताएं, यहाँ पर तो आप अपनी औलाद की कसम नहीं खा सकते, ये दूसरे डॉक्टर्स की कसम कैसे खा रहे हैं? तो ये हमारे साथियों का कुछ इसमें उनको रीलुक करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो शायद ये समझ रहे हैं कि हम किसी डॉक्टर के ऊपर ये डाल रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो रिपोर्ट मैनेज हुई, इसमें डॉक्टरों का क्या कसूर है? तो आपकी जो रिपोर्ट है वो मैनेज हुई है, एक फेक रिपोर्ट बना के उन डॉक्टर्स के सामने रखी है। जब फेक रिपोर्ट बना के सामने रखी है तो उन्होंने वो फैसला दिया जो रिपोर्ट कह रही है। तो इसमें क्या शहबाज गिल साहब नहीं बनते सारा दिन? जी, सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं थी। जो मेडिकल बोर्ड था वो जा रहा था, मियां नवाज शरीफ को देख रहा था, वो कह रहे थे कि मसूड़ों से खून आ रहा है, उनकी टांगों पर नील पड़ चुके हैं, धब्बे मौजूद हैं, उनको देखा भी जा रहा था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी यही कह रही हैं कि मेरी निगरानी में सब कुछ होता रहा है। तो क्या उनकी नाअहली नहीं है? उनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? देखिए, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जिम्मेदारी नहीं थी, ना है, ना होनी चाहिए। वो वजीर सेहत हैं, उनका ये काम नहीं। उनका काम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग करके इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन करवाना है ऑन टॉप। वो उनकी फिजिशियन तो नहीं थी, या वो किसी हॉस्पिटल की MS तो नहीं थी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उनके बोर्ड की चेयरमैन तो नहीं थी, या वो उनके बोर्ड के ऊपर तो नहीं थी। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी डॉक्टर के सामने रिपोर्ट गलत रखेंगे, पहले तो आप मेरे साथ एक बात तय कर लीजिए कि आपको क्या नजर जाके नवाज शरीफ साहब ने वहां पे किसी किस्म का सीरियस इलाज करवाया या नहीं करवाया? ये जवाब दे दीजिए। किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जिस तरह वो हमें यहाँ बता रहे थे
अगर ये मरने लगे थे तो इसका मतलब बहुत सीरियस थे, 2000 इनका प्लेटलेट से, तो बाहर जाके क्यों इलाज नहीं करवाया? मैंने तो आपको पहले कहा कि ये तो तली पे सरसों जम गई ना। अब तो जवाब दूसरी साइड वाले लोगों ने देना है, इधर से नहीं देना। इधर तो थ्योरी तब होती, एक आप तब कोई ऐसी प्रोजेक्टरी बात कर रहे होते, इमेजिनेटिव बात कर रहे होते, को बुक्स के अंदर बात कर रहे होते, अगर सामने प्रूफ ना होता। मैंने बार बार टीवी पे कहा कि अगर एक डेड बॉडी आपके सामने पड़ी हो तो ये डिस्कशन तो बंद हो जाती है कि कत्ल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है। ये डिस्कशन तो हो गई कि कत्ल हुआ है। अब डिस्कशन ये होती है, ये तय हो गया कि कत्ल हुआ, अब डिस्कशन ये होती है कि किसने किया वो कत्ल, किस आले से किया, किस जगह पे किया, किस मोटिव के साथ किया। इसी तरीके से ये तो तय हो गया कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं थे, लेकिन और ना इस टाइम हैं, वो सेहतमंद हैं, बगैर कोई मास्क लगाए वो लंदन की सड़कों पे फिरते हैं, वॉक करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो ये तो तय हो गया। अब फाइंड आउट करना है कि वो झुल दे के, वो बेवकूफ बनाकर पूरे सिस्टम को कैसे निकले। आप अगर डॉक्टर साहबा कहेंगी रिपोर्ट हतमी तौर पर 100% दुरुस्त थी, आप अगर PMLN कहेगी कि वो बिल्कुल, फिर हमें बता दीजिए, फिर हम जाके कहीं से दवाई ले लें अपने दिमाग की, या आप ले लें, या फिर हम अपनी आंखों की दवाई ले लें कोई जाके, हमारा फिर दिमाग खराब हो गया, हमें ठीक नजर नहीं आ रहा, फिर या आम आवाम को दवाई दे दें। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में कितने और कैदी हैं? कोई मुझे एक मिसाल दे दीजिए पाकिस्तान के 73-74 सालों में, एक मिसाल दे दीजिए किसी को ऐसा रिलीफ मिला हो। तो बजाय इस तरह की बातें अहमकाना करके, हमें इस टाइम पे जो मुस्लिम लीग नून कर रही है अहमकाना बातें, बजाय ऐसी अहमकाना बातें वो करके अवाम को मजीद बेवकूफ बनाए, उन्हें इस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए कि वो अवाम को बेवकूफ बना के गए हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, इस पे को प्राउड की बात नहीं। और जो बार बार डॉक्टर यास्मीन राशिद की आप बात करते हैं, उनकी मजबूरी है, देखिए वो एक डॉक्टर हैं, उन्हें उनकी मजबूरी अपने डॉक्टर के साथ खड़े होना, और मैं अंडरस्टैंड करता हूं उस बात को, क्योंकि एज अ फिजिशियन जिस तरह की प्रैक्टिस सारी उम्र उन्होंने की है ईमानदारी से, वो ये समझती हैं कि बाकी सारे भी वैसे ही ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, अगेन टेक्नीशियंस, लैब, पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व होगा इसमें। अगर एक जगह के ऊपर भी फॉल्ट हो गया था या मेलाफाइड हो गई थी, तो पूरी चेन करप्ट हो जाती है ऊपर तक। अगर आपने सैंपल गलत ले लिया या सैंपल का रिजल्ट गलत बना दिया, तो बताइए डॉक्टर साहब एक सेहतमंद बंदे को कैसे बता सकती हैं कि इसे ब्लड कैंसर है कि नहीं है? डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई। शहबाज साहब, अब कल जो है बड़े अहम बिल थे जिनके खिलाफ अपोजिशन गई, और ये कौम के लिए बिल थे और इस मुल्क के लिए बिल थे, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि मुझे खौफज़दा किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि आप इनको NRO ना दिया तो हुकूमत गिरा देंगे। ये हुकूमत गिराने की धमकी अपोजिशन दे रही है या किसी और तरफ से आ रही है? नहीं सर, ये अपोजिशन दे रही है, किसी और तरफ से धमकी नहीं आ रही, ये अपोजिशन दे रही है, और बार बार ये हमें ब्लैकमेल कर रही है कि हम इस तरह से करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए, जो इनका दिल करता है कर दें। परसों गवर्नमेंट ने गिरना है तो उसको आज गिरा दें, लेकिन इमरान खान इनको NRO नहीं देगा। ये झूठ बोल के, इतना बड़ा झूठ बोल के नवाज शरीफ साहब को यहां से निकालने में कामयाब हुए, इसमें कोई शक नहीं। मैं मानता हूं आपके सामने कोताही हमारी सिर्फ इतनी कि हमने इंसानियत पे इन पे यकीन किया। पता हमें था कि ये कितने बड़े झूठे हैं, पता हमें था कि पाकिस्तान में ऐसा कोई झूठा पैदा नहीं हुआ इनकी तरह का, और ये पता था हमें, लेकिन उसके बावजूद इंसानियत के नाते हम इन पर दोबारा हमने कहा कि हो सकता वाकई इतने बीमार हो, और वो इन्होंने दे लिव्ड अप टू देयर रेपुटेशन, और इन्होंने बिल्कुल प्रूव किया कि नहीं, हमारे मुंह से मरते दम तक सच नहीं निकल सकता। तो ये शहबाज गिल साहब, शहबाज शरीफ जो है उसने तो इसकी जमानत दी नहीं है नवाज शरीफ की, बाई रिटर्न लिख के दिया हुआ है। चले नवाज शरीफ को लंदन से लाने में शायद कोई रुकावट पेश आए, शायद कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन शहबाज शरीफ तो यहाँ मौजूद है, इसके खिलाफ क्या, इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई? क्योंकि जमानती जो होता है, अगर नाप मुल्ज़म आए तो बिल्कुल करने, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई पे जा रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे इन्हें नाअहल करवाएं, क्योंकि अगर आप मुझे बताएं किसी गांव के बंदे ने, किसी और देसी बंदे ने ये काम किया होता तो उसको अदालत में छोड़ना था, और मेरी अब तक जेल के अंदर होना था। गुजारिश है कि जिन अदालतों ने इन्हें जमानतें दी थी वो भी इनको बुला के पूछेंगे, भाई आपने हमसे झूठ बोला था, क्योंकि इन्होंने उन्हीं जमानतों की बेस के ऊपर ये बाहर गए ना। अगर इनको जमानत ना मिलती तो हुकूमत बाहर जाने की इजाजत ना देती। जी ठीक है, तो गिल साहब जमानत मिली ना। जी बिल्कुल इसी तरह। जी गिल साहब, अभी तक पेशरफ्त क्या हुई? मार्च में पाकिस्तान हुकूमत ने ख़त लिखा बरतानिया को, अभी तक कोई जवाब आया उस खत का कि मियां नवाज शरीफ को वापस लेकर आना है, किस तरह लाया जाए? सर वो डिस्कशन हो रही है, लेकिन ये झूठे इतने, फिर उधर झूठ बोल देते हैं हम बीमार हैं, उधर भी झूठ बोल देते हैं। कोई झूठे बंदे का ये थोड़ी कि पाकिस्तान में झूठ बोल रहे हैं, तो इंटरनेशनल झूठे, तो उधर भी रिपोर्ट्स की जालसाजी कर सकते हैं ये गिल साहब।
जी उधर भी रिपोर्ट की जालसाजी तो कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, रिपोर्ट की जालसाजी उधर भी हो सकती है। मैंने आपको ये बताया पहले दिन से, ये लोग समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह की हम बातें कर रहे हैं यार। सारा दिन अस्पतालों में जाली मेडिको लीगल बनते हैं, किसको नहीं पता ये बात? तो ये रिपोर्ट को आगे पीछे करना कितना मुश्किल काम है किसी के लिए। ये तो गिल साहब आखिरी सवाल, गिल साहब, आसमानी सहीफा है वो जो रिपोर्ट है वो भाई उसको जैसे मर्जी है मैनेज कर लेते, और इन्होंने किया उसको। और अब तो आप इसके कोई आर्गुमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि सामने नजर आ रहा है कि ये रिपोर्ट गलत है। गिल साहब आखिरी सवाल आपसे, इसका सब जवाब दे दें कि कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को क्या इसी तरह कमेटी के सपोर्ट करना है, या उस पर अब कोई फैसला होने लगा है? नहीं जी, इस पर फैसला बिल्कुल होगा। प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ा सीरियस नोटिस लिया है। तमाम वफाकी इदारों को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ये स्पेशली जो हमारे बिजली के वजीर हैं उमर अयूब साहब, उनको कहा कि फौरी तौर पर सारे इकदाम करें ताकि लोगों को जितनी परेशानी हम उनकी कम कर सके फेडरल गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली राणा साहब 18वीं तरमीम के बाद सीवरेज का मामला हो, वाटर बोर्ड का हो, वेस्ट मैनेजमेंट का हो, ये तमाम चीजें सिंध गवर्नमेंट के अंदर चली गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बरसाती नाले थे उनके ऊपर कब्जे करवाए। जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है डॉक्टर आसिम का, वो एक बरसाती नाले के ऊपर बना हुआ है कब्जा करके। अब आप मुझे बताएंगे, तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, पानी का बहाव होता है एक नेचुरल, पानी ने निकलना है, आप उसका रास्ता रोकेंगे तो वो आप अपना को और रास्ता बनाएगा। आपने उसका रास्ता रोक के सारी जमीनें कब्जा ग्रुप को दे दी, अब जो आपका अपना कब्जा ग्रुप है, तो फिर पानी तो किसी और तरफ को जाना था, अब लोगों के घरों में चला गया। तो अब ये सारा कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा, इस पर सीरियस थिंकिंग हो रही है। कोई ऐसी देखें, सबसे पहले मुकद्दम हमारे पास अवाम का इंटरेस्ट है। ये आइन, पाकिस्तान का कानून, सब कुछ एक ही चीज पे फोकस करता है कि अवाम पाकिस्तान जो है उनका किस तरीके से हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो आइन जो भी हमें गुंजाइश देगा जिससे हम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हुए, हम वो करेंगे। जी ठीक है, आइन जो भी गुंजाइश देगा वो एकदम उठाया जाएगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मजीद इशूज़ पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कल मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके बाद APC बुलाने का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन कुछ सुस्त ही नज़र आ रही है, क्योंकि अब जब शहबाज शरीफ साहब खुदा खुदा करके कुछ बोले हैं, कुछ मुतहर्रिक हुए हैं, तो बिलावल साहब दूसरी जानिब बिल्कुल खामोश हैं। इसके अलावा क्या मौलाना साहब बगैर नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ के हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला सकती है या नहीं चला सकती, और मौलाना साहब किन किन सियासी जमातों से राबते में हैं, इस पर बात करेंगे। हाफिज़ अहमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हाफिज़ साहब कहिएगा, कल की मुलाकात के बारे में क्या जितने गिले शिकवे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ या नून लीग के साथ, वो दूर हो गए मौलाना साहब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अपोजिशन जमातों के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से रोज़ी रोशन की तरह आयान है। आपको पता है, जैसे ही 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन होता है, अगले दिन पूरी अपोजिशन जमातों की बैठक होती है। एक एलामिया सामने आता है कि ये रिग इलेक्शन, दांदीज़दा इलेक्शन, लिहाजा मुल्क के लिए साफ़ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात की ज़रूरत है। ये एक 1 पॉइंट एजेंडा था, तमाम पार्टियों का इस पर इत्तेफाक था, वो तसलसल आता रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हम यानी जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत बार बार कोशिश उनकी ये थी कि ये अपोजिशन की जमातें एक प्लेटफार्म पर हों, कोई ऐसा काम ना करे जिससे हुकूमत को सहूलत हम दे सके। ये हमारा फ़ैसला था। लेकिन मुख्तलिफ़ ऐसे मराहल आए कि बिलखुसूस अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों ने जा बजा मौका ब मौका वक्तन फ़वक्तन हुकूमत के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा किया, जिससे जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ नहीं बल्कि जितनी भी दिगर जमातें हैं, जिसमें PKM पे पश्तूनख्वा मिली कौमी पार्टी और आसिल बिजिंजो की पार्टी थी और शेरपाओ की पार्टी थी, ANP, जमाती इस्लामी और दिगर जमातें, ये सारे नालान थे कि ये किस किस्म की हम अपोजिशन में है
कि दो बड़ी पार्टियां कभी अंदर कभी बाहर, इसका ऐन मौके पर आगे पीछे होना ये हमारे अपोजिशन जमातों के लिए एक इल्मिया है और ये इंतशार और अफरा तफरी का सबब बन रहा है हमारे जमातों के दरमियान, और इससे फ़ायदा एक कठपुतली हुकूमत को मिल रही है। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने बार बार ये शिकवे का इजहार भी किया है और इसकी सबूत ये है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बार बार 2-3 बार मौलाना साहब से फ़ोन किया है और कहा है कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल सही है, और इस सिलसिले में उन्होंने बिलावल से भी राबिता किया है और मियाँ शहबाज शरीफ से भी राबिता किया है। उस राबिते की तसलसल में मियाँ शहबाज शरीफ कल आए थे, मौलाना साहब के पास मीटिंग हुई। अब सवाल ये है कि क्या होगा आगे, गिले शिकवे दूर हुए नहीं हुए, इस सिलसिले में जो असल अब गेंद है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कोर्ट में है। इसलिए कि जमीयत उलमा इस्लाम ने आज से 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले एक अपोजिशन जमातों का एक बैठक बुलाया था, जिसमें जिन अपोजिशन जमातों का नाम मैंने लिया, जैसे PKM पे असल बिजंजो मरहूम की पार्टी है और अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, शेरपाव साहब की पार्टी है, जमात इस्लामी है, ANP है, इन तमाम जमातों का उनका एक इजलास होना था, लेकिन मीर असल ख़ान बिजंजो साहब मरहूम की वफ़ात की वजह से वो इजलास मुलतवी हुआ। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने क्या कहा, क्या बातें की, मतलब ये कि वो APC के लिए तैयार है, लेकिन अब जमीयत उलमा इस्लाम के लिए ये ज़रूरी है, जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत के लिए, कि वो अपोजिशन जमातें जो आज से 1 हफ़्ता पहले उनकी बैठक हुई थी उनको बुलाना है, उनसे मुशावरत करनी है, उनकी मुशावरत के बाद फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं अब दोबारा सहूलतकारी, क्या आप समझते हैं कि अब दोबारा हुकूमत के लिए सहूलतकारी नहीं करेंगे, और क्या आप ये समझते हैं कि इनके बगैर तहरीक नहीं चल सकती? देखिए, बात यह है कि हम तो कोशिश ये करते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की कोशिश तो ये है कि दो बड़ी पार्टियों का भी अपोजिशन की प्लेटफार्म से उनकी स्ट्रगल हो, लेकिन अगर वो इस किस्म की सियासत करते हैं, कभी मुखासमत और कभी मुफाहमत, कभी मैदान में कभी मैदान से पीछे, कभी उखाड़े में कभी उखाड़े से बाहर, कभी कुश्ती खेलने के लिए तैयार, कभी कुश्ती के नाम पर फ्रेंडली कुश्ती वो करने नज़र आ रहे हैं। अगर वो इस किस्म की सियासत करते हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि ये इन दो बड़ी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी सियासी तौर पर और जमहूरी तौर पर नुकसानदेह है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर इन दो बड़ी पार्टियों ने फैसला करना होगा कि क्या हमें 21 करोड़ आवाम अजीज़ है, उनकी बेरोज़गारी हमें अजीज़ है, उसका ख़ात्मा करना ज़रूरी है, मईशत को बहाल करना ज़रूरी है, वाकई हकीकी जमहूरियत को बहाल करना ज़रूरी है, आइन की बहाली ज़रूरी है, कानून की पासदारी ज़रूरी है, खारिजा पॉलिसी को एक चूँकि आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त, मौलाना साहब का मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए, असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दें, नए इलेक्शन होने चाहिए, ये मौलाना साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी नॉन लीग तो नहीं चाहती, वो तो कहते हैं असम्बली के अंदर। मैं जवाब देता हूँ, मैं ज़रा वो जी राना साहब आप मुझे बात करने दें, मैं वो बात पूरी न कर सका। तो ये चीज़ें हमारे सामने, खारिजा पॉलिसी की नाकामी आपके सामने, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने, वहाँ कश्मीरियों की सूरत हाल आपके सामने, यानी मैं आपको क्या कहूँ, एहतिसाब के नाम पर इंतकाम आपके सामने, और इसी किस्म की इंसाफ के नाम पर बेइंसाफ़ी, जुल्म और जबर आपके सामने, और मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है। तो इसलिए अब हमें अपोजिशन दो बड़ी जमातों को फैसला करना होगा कि क्या हमने ज़ात के लिए लड़ना है या पाकिस्तान के लिए लड़ना है। क्या हमने या तो इमरान खान को बचाना है या उनकी हुकूमत को, या हमने पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी है, पाकिस्तान की इस्तेहकाम की जंग लड़नी है। अब ये फ़ैसला हमने करना है। जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें ये फ़ैसला कर चुकी है कि अगर पाकिस्तान की बका चाहते हो, अगर पाकिस्तान की सालमियत चाहते हो, अगर पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम चाहते हो, मईशत की बहाली चाहते हो, बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहते हो, खारिजा पॉलिसी सही सिमत में देखना चाहते हो, मकबूजा कश्मीर का कोई अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल चाहते हो, तो इमरान खान को हटाना होगा। अब फैसला करना होगा कि हमें इमरान खान चाहिए या पाकिस्तान चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ये फैसला कर चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम असेंबलियों से ऑप्शन करेगी इस्तेमाल।
क्या असम्बलियों से इस्तीफों के जमीयत उलमा इस्लाम ये देखिए मेरे पास, जमीयत उलमा इस्लाम ये फैसला कर चुकी है रोज़ अव्वल से कि इस हुकूमत को अगर कल ख़त्म होना है तो आज ही ख़त्म हो जाए। ये हमारा फैसला है। मुल्क में नया इलेक्शन होनी चाहिए। अब बात आप करते हैं इस्तीफ़ा की। देखिए, ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा। अब जो भी फैसला होगा मुत्तहिदा अपोजिशन की प्लेटफार्म से होगा। अगर वो फैसला करेंगे कि इस्तीफ़ा देना है, सबसे पहले सफ़ अव्वल में जमीयत उलमा इस्लाम खड़ी होगी इस्तीफ़ा देने के लिए, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने तो रोज़ अव्वल कहा कि हमने ओत ही नहीं लेना है, हमने इन असम्बलियों का हल्फ ही नहीं लेना है। लेकिन इन्हीं अपोजिशन जमातों, छोटी जमातें हों या दो बड़ी जमातें हों, इनकी इसरार और शिद्दती इसरार की बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना फैसला वापस लेकर ऐवान गए और हल्फ लिया। लिहाजा आज भी अगर फैसला होना है इस्तीफ़ा का और पार्लियामेंट से बाहर जाने का, तो ये फैसला मुश्तरका और मुत्तहिदा अपोजिशन की प्लेटफार्म से होगा। जी ठीक है। हमदुल्ला साहब ये कह दें कि मुश्तरका अपोजिशन में जो इजलास होता है APC का, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना साहब को फिर से कहते हैं कि आप तहरीक चलाएं, हम सिर्फ आएंगे, आके एक एक तकरीर करके वापस चले जाएंगे, मैन पावर आप लेके आए, सड़कों पर आप निकलें। तो क्या मौलाना साहब को, JUI फे को ये मंजूर होगा कि फिर से वही एपिसोड रिपीट की जाए? नो, ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको बता दूं, कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए, मौलाना ने फैसला नहीं सुनाया। मौलाना ने उनको कहा कि दिगर जमातों को मैं बुलाऊंगा, क्योंकि हमारी एक बैठक हुई है लेकिन वो मुलतवी हुआ असल मिर्ज़ा साहब की वफ़ात की वजह से। अब दोबारा मौलाना साहब गालिबन कल उन्होंने बैठक बुलाया है उन्हीं अपोजिशन जमातों का। जो भी फैसला होगा इन दो बड़ी जमातों के बारे में, जो उन्होंने एक पैगाम लेके आए हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उस पर भी डिस्कशन होगी, वो भी ज़ेर गौर आएगा। इसके बाद फिर फैसला होगा कि हमने क्या करना है। अच्छा, एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा। अगर ये फैसला हो जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, तो जमीयत उलमा इस्लाम कहाँ खड़ी है? वो उसको पाबंद होगी इस फैसले की, या जमीयत उलमा इस्लाम उसको नहीं मानेगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, जमीयत उलमा इस्लाम एक सियासी जमहूरी आइन पर रखने वाली कानून की पासदारी के लिए उनकी एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है, एक तारीख़ है उसकी, मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, जैसे मुशर्रफ का या ज़ियाउल हक़ का या याहिया का या जनरल अयूब का। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम की यह तारीख़ है। जो भी फ़ैसला होगा, आपने जो सवाल किया उस सिलसिले में मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी फ़ैसला होगा, जो भी कदम हमने उठाना है, वो अब मुशावरत से होगी, सोलो फ्लाइट नहीं होगा। जी ठीक है। अच्छा, एक और बता दी, अभी आप काम लिया है, आगे भी परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ की बात की है, तो परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में तो आपके लोग भी इक़्तिदार में थे और बड़े अहम लोग के इक़्तिदार में थे, तो कैसी खामोशी थी फिर वो? देखिए, मैं इसका जो बहुत अच्छा, अगर आप मुझे वक्त दे एक मिनट जवाब देता हूँ। क्या मैं इसलिए हुकूमत में था कि MMA की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और मरकज़ में मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन लीडर थे, और हुकूमत ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की सूरत में या चौधरी शुजात हुसैन साहब की सूरत में या शौकत अजीज़ की सूरत में, फेडरल में हुकूमत इसकी थी, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हमारी थी। अगर इसको आप हुकूमत का हिस्सा समझते हैं तो गुज़िश्ता 5 साल खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे और सिंध में उनकी हुकूमत थी। क्या खुर्शीद शाह को मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा समझते हैं आप, या उनको अपोजिशन लीडर समझते हैं? इसी तरह गुज़िश्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और इमरान खान अपोजिशन में थे, और इमरान खान की हुकूमत KP में था। क्या इमरान खान उस वक्त अपोजिशन में था या हुकूमत का हिस्सा था? यही सूरत हाल जमीयत उलमा इस्लाम की थी कि हम इधर अपोजिशन लीडर की किरदार अदा करते हुए हम अपोजिशन में थे, KP के लोगों ने हम पर एतमाद किया, तो हाँ हमारी हुकूमत थी। जी ठीक। अब्दुल्ला साहब ये कह दीजिएगा कि कल की मुलाकात के बाद क्या बिलावल साहब से कोई रब्ता हुआ, मौलाना साहब ने उनसे रब्ता किया हो या उन्होंने मौलाना साहब से रब्ता किया हो कि APC इजलास होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपको मिलने के लिए आए। देखिए, APC के लिए तो आपको याद होगा ईद से पहले भी बिलावल से मुलाकात हुई, असफ अली जरदारी से हुई और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी हुई। इत्तेफाक तो APC पर था, लेकिन बीच में पैठक के
कवानीन की तरामीम के हवाले से हमारे और इनके दरमियान इख्तिलाफात आ गए। फैसला हमारा कुछ था, उन्होंने कुछ और करके दिखाया। अब आगे जो भी फैसला होगा बिलावल से राबिते की बात होगी या नहीं होगी, ये मैंने आपको कहा कि ये जो आइंदा बैठक होगा जमातों की अपोजिशन की, जिसमें वो पार्टियां छोटी जमातें सारे शामिल है, जो भी मुस्तकबिल का फैसला होगा। ठीक है, आज बिल मुस्तरद होने के बाद इन दोनों पार्टियों पर कुछ एतमाद आपका बहाल हो गया कि आज बिल मुस्तरद हुए हैं, फैटफ के जो बिल थे 2 मुस्तरद कर दिए, कुछ एतमाद बहाल हुआ दोनों पार्टियों पर? देखिए ना, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे ख्याल में अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ यही है, हमने टर्म ऑफ रेफरेंस बनाना है, हमने कुछ शराइत तय करनी है। 2 बड़ी जमातें और दिगर जमातें मिल के हमने कुछ शराइत तय करनी है, कुछ जवाबित तय करनी है कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है और मुत्तहिदा अपोजिशन का किरदार किस तरह अदा करना है। अगर माजी को हम बुलाना चाहते हैं तो वो उस सूरत में होगी कि कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कुछ खतूत होनी चाहिए, कुछ जवाबित होनी चाहिए, कोई तरीक़ाकार होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता जो भी फैसला होगा आप फैटफ की हिमायत करेंगे, जो भी फैसला होगा नहीं करेंगे, आइंदा इस किस्म का नहीं होगा। प्लेटफार्म मुत्तहिदा प्लेटफार्म से, अपोजिशन प्लेटफार्म से जो भी फैसला होगा पार्लियामेंट के अंदर होगा या बाहर होगा, उस प्लेटफार्म से फैसला होगा। मौलाना साहब, सिंध की सूरत हाल, कराची की सूरत हाल, वहाँ पर दीगर अजला की सूरत हाल का ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी को समझते हैं या नहीं? देखिए, वहाँ एक हुकूमत नहीं है सिंध में, वफाक की जो हुकूमत है वो सिंध हुकूमत को नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, वफाक की जो हुकूमत है वो सिंध को मानते ही नहीं है, वो सिंध को हुकूमत, उसको करप्ट माफिया कहते हैं, उसको हुकूमत समझते ही नहीं है। लेकिन इससे डायरेक्ट गवर्नर के जरिए आप इसको क्या समझते हैं? मैं आ रहा हूँ, और हुकूमत वफाक जो है वो डायरेक्ट गवर्नर के जरिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी हुकूमत चलाते हैं। अभी कमेटी बनाई, जॉइंट कमेटी, ये एक अलहदा मलगूबा है सिंध को चलाने के लिए। लिहाजा हम ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत जिसकी जो भी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे, बस। पीपल्स पार्टी इसमें वफाक का रोल क्या होगा, सूबे का रोल क्या होगा, पीपल्स पार्टी की है, बस जिम्मेदार वो होगी। अगर नाकामी है तो भी जिम्मेदार वो होंगे, अगर कामयाबी है क्रेडिट उनको जाएगा। जी ठीक है, अभी इख्तियारात किसके पास हैं सिंध में? आप क्या कह रहे हैं, वजीर आला सिंध के पास है या गवर्नर सिंध के पास हैं? मैंने आपको कहा अभी 3 हुकूमतें हैं सिंध में, एक मुराद अली शाह की हुकूमत है, एक गवर्नर की हुकूमत है, एक जॉइंट कमेटी की हुकूमत है। अच्छा ठीक है, हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, यूएफए के रहनुमा, बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद इश्यूज पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन सेनेट में FATF बिल मुस्तरद कराने में कामयाब हो गई है। अपोजिशन ने क्यों ये बिल मुस्तरद किए हैं? क्या अपोजिशन का कोई ज़ाती एजेंडा है जिस तरीके से हुकूमत कह रही है कि जिसकी बुनियाद पर अपोजिशन ने अहम तरीन बिल को मुस्तरद कर दिया? हुकूमत ने कहा कि ये बहुत ही अहम बिल था। कल वज़ीर आज़म भी अपोजिशन से काफ़ी नाराज़ नजर आए। FATF का बिल तहरीक इंसाफ या इमरान खान के फ़ायदे के लिए नहीं था, उन्होंने कहा, बल्कि मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए था। तो ऐसे में अपोजिशन को ये तो नहीं करना चाहिए था। अपोजिशन ने क्यों बिल पास नहीं होने दिए? जानेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब कहिएगा, हुकूमत कह रही है कि ये तो पाकिस्तान की तरक्की का बिल था, ग्रे लिस्ट से निकलना था, FATF के लिए बहुत बहुत अहम मामला था, लेकिन आप लोगों ने सियासत की है, क्यों नहीं पाकिस्तान की तरक्की अपोजिशन को इतनी पसंद आ रही? हुकूमत कह रही है बड़ा अच्छा बिल था, बड़ा जरूरी बिल था। बात तो ये है कि हुकूमत पहले ही झूठ बोलती रहती है, ये भी एक और झूठ है। मैं इसकी ब्रॉडर बात कर सकूंगा, मुझे स्पेसिफिक पता नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है। FATF का जब बिल गवर्नमेंट ने ये शोर किया, उसमें ये 6 कानून लाना चाहते थे, और आपको याद होगा बिलावल साहब ने लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की थी। उस दिन भी उन्होंने कहा था, उसके अगले दिन भी उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट FATF के इस झांसे में और इख्तियारात देना चाहती है, अपोजिशन के बाजू मरोड़ना चाहती है, सुपरा नैब कोई कानून बनाना चाहती है। उस बात की हम इजाजत नहीं देंगे। लेकिन गवर्नमेंट जब बिल टेबल करेगी, जो FATF की रिक्वायरमेंट है, वो किसी कौम की जरूरत है, मुल्क की जरूरत है, लिहाजा उसके ऊपर हम सपोर्ट करेंगे।
लेकिन जो उनकी डिमांड से बियॉन्ड मांग रही है हुकूमत, जिसकी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर हम किसी सूरत एग्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बनाए कानून बज़ाहिर बड़े मासूमियत से जाते हैं, लेकिन हमेशा हमारे खिलाफ तो वो कवानीन इस्तेमाल होते रहे, जिस तरह नैब इस्तेमाल हो रहा है। तो अब उसके ऊपर 4 बिल पास हो चुके हैं। ये बिल रोक जाना बुनियादी तौर पे हुकूमत इसमें वो चीजें डिमांड कर रही है जो उनकी जरूरत नहीं है, जो FATF की रिक्वायरमेंट नहीं है। हुकूमत चाहती है कि दबाव में अवामी दबाव खड़ा हो और अपोजिशन जो है वो इन बिल्स पे साइन करे, अग्री करे, और इसके जरिए हुकूमत को वो नाजायज इख्तियारात हासिल हो जाएं जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, और ये हम नहीं होने देंगे। अगर गवर्नमेंट ये बताए कि इसका फलां चैप्टर जो है ये FATF की रिक्वायरमेंट था, तो फिर भी उनकी बात में कोई वजन है। वो एक ब्लैंकेट बातें करते हैं और उनको इसी तरह मीडिया प्लेइंग की आदत है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, जिस बात के ऊपर उनका इसरार है कि अपोजिशन इसको कंडीशनल करती है, मजबूर करती है, ब्लैकमेल करती है। 4 बिल पहले पास हुए, वो कैसे पास हो गए जो ब्लैकमेल अपोजिशन कर रही है। और आखिरी गुजारिश ये है कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नैब के कानून में तरामीम करें और उस पे जो उसको मिस यूज करने का, लोगों की पगड़ियां उछालने का एक जरिया बना हुआ है, सियासी इंजीनियरिंग और सियासी जमातों को तोड़ना, हुकूमतें बनाना और गिराने के लिए इस इदारे और इस कानून का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा, हम कह रहे हैं कि आप हमारी डिमांड्स को छोड़ दें। जो तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट ने दिए, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने दिए, जो मीडिया के अंदर डिबेट हुए, इन चीजों को सामने रखे और नैब के कानून में तरमीम कर ले। अब सवाल ये किया जाता है कि नैब का क्यों कानून, ये नैब का कानून मानते हैं, नैब का कानून बिल्कुल मानते हैं, इसलिए कि नैब का कानून हुकूमत नहीं, अपोजिशन के खिलाफ हुकूमत के पास एक हथियार है जिसको अब्यूज किया जा रहा है। बार बार मुख्तलिफ जो बंदा हुकूमत के खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ नैब का केस खोल दिया जाता है, उसको पकड़ के अंदर डाल दिया जाता है। आज खुर्शीद शाह साहब को 10 महीने होने वाले हैं, किस बुनियाद पे जेल में रखा हुआ है, किस बुनियाद पे कस्टडी में रखा है, कोई जवाब बताने को तैयार नहीं है। न अदालत में उस तरह सुनाई हो रही है, लेकिन हैरानकुन बात है, न केस है, न कुछ है, न ट्रायल चलता है। और कायरा साहब, ये तो आपने, चूंकि आप अपोजिशन ने हमेशा पेश किया और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कानून वो होना चाहिए जिस पर सब मुतफिक हों। कायरा साहब, कल से दोबारा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से फिर दोबारा बातें शुरू हो गई। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, शहबाज शरीफ बड़े मुतहर्रिक हो गए। क्या मौलाना साहब की बिलावल भुट्टो साहब से दोबारा कोई फ़ोन पर बात हुई है इस नई मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से? अब मेरे इल्म में नहीं है, अगर हुई है या नहीं मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन हो जाएगी। ये तो रूटीन के इशूज है, मुलाकातें होती रहेंगी। हम तो अपने तक कोशिश कर रहे थे और रबर कमेटी का इजलास होने की ईद के बाद तवक्को थी, वो डिले हो गया। अब वो जल्दी हो जाना चाहिए ताकि वो इजलास भी हो जाए और उसके बाद जो APC है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि जितना इसमें डिले हुआ है वो मुल्क कौम का नुकसान भी है और परसेप्शन लॉस भी हुआ है, क्योंकि अब लोग डाउट कर रहे हैं, उससे बहुत सारे मुबाहिसे चल रहे हैं, तो जल्दी हो जाना चाहिए। अभी हमारी आपसे गुफ्तगू से पहले जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हम्दुल्लाह साहब हमारे साथ थे, तो कायरा साहब उन्होंने कहा जी हम कुछ शराइत जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के आगे रखेंगे, TOR रखेंगे, और उन TOR पे अगर वो अमल करेंगे तो उसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ जाएंगे। तो दूसरा उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत चली जाए, असम्बली के अंदर या बाहर नहीं, बस हुकूमत चली जाए। तो पीपल्स पार्टी आईनी गैर आईनी क्या इस्तेमाल करेगी? नहीं, हम पहली गुजारिश तो यह है कि किसी गैर आईनी कंडे का ना हम हिस्सा बन सकते हैं, ना बनेंगे, और ना ही JUI बनेगी, ना ही मुस्लिम लीग बनेगी। कोई भी मुहब्बत वतन जमात कैसे किसी गैर आईनी को इस्तेमाल कर सकती है? तो गुजारिश यह है कि जो करेंगे जमहूरियत और आईनी तकाजों के मुताबिक करेंगे। रही बात वो हमसे, हम उनसे कोई गिला शिकवा करेंगे, कुछ बातें करेंगे, हम कोई मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं थे, हमने किसी इत्तेहाद के इलेक्शन नहीं लड़ा था, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए थे। और अब इशू टू इशू इकट्ठे भी होते हैं, अपना नुक्ता नजर भी होता है,
इस वक्त अपोजिशन की जमातों के अंदर जो हुकूमत को घर भेजने के ऊपर इत्तेफाक राय है, उसके ऊपर तरीकाकार के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है, और जब जमातें बैठेंगी तो तभी उससे रास्ता निकलेगा। यही हमारी भी कोशिश है, वो हमें जब अपने कोई जी ठीक है। सिराजुल हक साहब ये कहते हैं कि मैंने मौलाना साहब को ये समझाया है कि पीपल्स पार्टी के स्टेक्स मौजूद हैं, ये जो सिस्टम चल रहा है, सिंध में हुकूमत है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी तहरीक आए कि ये कुछ तब्दीली आ रही हो, कुछ सिस्टम बदल रहा हो, और नून लीग तो वैसे ही नहीं चाहती है। की गुजारिश है, ये बहस बहुत दिनों से मीडिया में है और इस तरह कमेंट किया जाता है कि जी पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं चाहेगी कि सिस्टम बाइंड अप हो जाए क्योंकि उनकी हुकूमत चली जाएगी। तो पहले तो जरा इस बात को जरा गौर करें, इसको डीकंस्ट्रक्ट करें कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि ये हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है, लोगों में अनपॉपुलर हो गई है, इस हुकूमत को जाना चाहिए। अगर ये हुकूमत चली जाती है, अगले इंतखाब में पीपल्स पार्टी को ज्यादा बेहतर वोट मिलने का इम्कान है कि कम वोट मिलने का इम्कान? अगर हुकूमत जाती है, हम स्ट्रगल से हुकूमत को भेजते हैं, तो हमें ज्यादा वोट मिलने का इम्कान। वो कहते हैं जो कराची की सूरत हाल है, अब तो पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं मिलेंगे, वफाकी हुकूमत ये कहती है। देखिए, ये तो उनकी अपनी ख्वाहिश है ना, वो कहते रहे, आप कहते रहे। जो एक जमात के तौर पे मैं कह रहा हूं कि अगर हम इस हुकूमत को भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या उसके नतीजे में पीटीआई का वोट बैंक बढ़ जाएगा या हमारा वोट बैंक बढ़ेगा? कायरा साहब, सिंध की जो कराची की जो सूरत हाल है, कायरा साहब, ये हुकूमत जो कि फेल हो चुकी या नाकाम हो चुकी, इस हुकूमत के चले जाने की सूरत में यकीनन हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, और हमारे वोट बैंक के बढ़ने की सूरत में हमें क्या खतरा है? रही बात कराची के हालात की, कराची के हालात यकीनन बड़े सीरियस हैं। बारिशें इस वक्त पूरे रीजन में हो रही हैं, बहुत सारे मुल्कों के अंदर बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। कराची के हालात क्योंकि पहले अच्छे नहीं थे, वहाँ पे नालों की सफाई, दीगर इश्यूज के ऊपर बहुत प्रॉब्लम था। पानी के निकास का और पीने के पानी का कराची का बहुत पुराना, दहाइयों पुराना मसला है। वो सिर्फ इसको इस एंगल से देखना कि उसमें पीपल्स पार्टी नाकाम होगी, सफाई का काम तो म्युनिसिपल कारपोरेशन का है और कारपोरेशन हमारे पास नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी कारपोरेशन टेक ओवर करे? क्या इनका ये हक था कि हम एमकेएम से कारपोरेशन छीन के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देते? क्या ये कहना चाहते हैं? वहाँ के एनालिस्ट हैं, ये बात दुरुस्त है कि वहाँ के हालात अच्छे होने चाहिए, बेहतर करने की जरूरत है और उसके नाराजगी भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास अपनी कारकर्दगी भी बहुत है जिसको दिखा के हम लोगों से वोट लेंगे। 2018 के इंतखाब में भी हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया गया, फिर भी अल्लाह का फजल रहा, लोगों ने हमें वोट दिए। और आइंदा अगर कायरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी को बरियुज़्ज़मा करार देते हैं आप सिंध के मामले से? कराची है, उसके बाद खैतराबाद है, उसके बाद आप चले जाएं दादू है और लाड़काना है। क्या है लाड़काना में? आज लाड़काना में बहुत शदीद बारिश, पानी ही पानी है। अच्छा, आज शदीद बारिश के नतीजे में पानी है। जिस दिन शदीद बारिश लाहौर में हुई थी, क्या पानी नहीं था? बिल्कुल था। हम कब कह रहे हैं? क्या आप पीपल्स पार्टी को, यही हम पूछ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को बरियुज़्ज़मा करार देते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या लाहौर वाले दिन भी आपका ये सवाल था? जी बिल्कुल था, बिल्कुल था और बुज़ार को लिया था हमने इसी। आई एम सॉरी मेरे भाई, नहीं था, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ। चले हमने हमारे प्रोग्राम में था, कायरा साहब अब आपको भेज सकते हैं। मेरी बारी है ना जी बोलने की, मुझे जी बोले। गुजारिश है कि आप समेत बाकी सारा मीडिया, एक शहर को आपने फोकस किया हुआ है, वहां पे बहुत दफा आपको वजाहत से बयान कर चुके हैं कि लोकल बॉडीज का निजाम है। लोकल बॉडीज में एमकेएम के पास कारपोरेशन है, उनके पास 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। उन 4 डिस्ट्रिक्ट में पार्टी क्या वहां टेक ओवर कर ले प्रोविंशियल गवर्नमेंट? क्या वहां की कारपोरेशन पे टेक ओवर कर ले प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वो आके वहां काम करे? अगर ऐसा होता तो आप मेरा गरेबान पकड़ के खड़े होते कि आप दूसरों के मैंडेट क्लीन नहीं करते। अब वहाँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर वहाँ बिजली का निजाम दुरुस्त नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। अगर वहाँ पे सर्कुलर रेलवे नहीं बन रही है, उसका सफाई नहीं हो रही सर्कुलर रेलवे की जगह की, तो क्या ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है? सो आप सब कुछ भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना डाले। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मजीद अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है और कराची के हालात में जो जिसका काम है उसके जिम्मे डाले। हाँ, जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अगर फर्ज करे आज बनी है सुपरा कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हम फंड देंगे, तो जब तक उनको फंड नहीं मिलेंगे, उनका K4 मुकम्मल नहीं होगा, उनका सीवरेज का काम मुकम्मल नहीं होगा, उनके नए पाइप नहीं पड़ेंगे,
कराची शहर के नाले साफ नहीं होंगे, पैसे लगेंगे ना उसमें, और उनके पास फंड नहीं है। ये बात सिंध गवर्नमेंट बार बार कहती रही है। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट पैसे देगी और बेहतर मामला हो जाएंगे, ये पहले कर देती तो पहले हो सकते थे। जी ठीक है, कायरा साहब ये कह दीजिएगा, आप मुतमईन हैं कि जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है, पीपल्स पार्टी की जो सिंध में कारकर्दगी है, पूरे पाकिस्तान में उस कारकर्दगी की बिना पर आप वोट मांग सकते हैं, आप मुतमईन हैं? देखिए, गुजारिश ये है, इत्मीनान तो नहीं है, बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। आप क्या इमरान खान की गवर्नमेंट से मुतमईन हैं? जिस तरह इन्होंने इनके यहाँ स्कैंडल बने हैं, जिस तरह इनके यहाँ कमीशन बना के इनके हर चीज पे इनको यू टर्न लेना पड़ा है, एक चीज, एक एजेंडा, एक वादे पे पूरे नहीं उतर पाए आज तक। जिस तरह एक तूफान बदतमीजी वफा है इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, उसके जिम्मेदार कौन है? तो इमरान खान साहब के साथ आप मुतमईन, आप समझते हैं कि वो जाके वोट मांग लेंगे? नहीं, हम तो नहीं समझते। हम तो उस पर बात कायरा साहब, ना हम इमरान खान के साथ बात कर रहे हैं, हम तो एक ओवरऑल एक बतौर सहाफ़ी तजिया कर रहे हैं। कर रहा हूँ ना, आप बिल्कुल बड़े, जैसे मैं आपसे मिसाल दे रहा हूँ कि कोई दूसरी जमात जो है वो तो मक्के मदीने से ना आके आई, तो भाई उनकी परफॉर्मेंस को देख के बातें करने कंपैरेटिवली। हाँ, अगर इत्मीनान कल की बात हो तो इत्मीनान की बात नहीं है, सिंध गवर्नमेंट में बहुत सारी इंप्रूवमेंट की ऐसे करना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, आपकी नज़र में आगे हुकूमत को हटाने के लिए जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, ये किसको तहरीक चलानी पड़ेगी? तहरीक आपकी राय में, आप चूँकि एक पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, आपकी राय में तहरीक चलानी चाहिए कि असम्बली के पार्लियामेंट के अंदर से तब्दीली के लिए कोशिश करनी चाहिए? देखिए, बहुत दिनों से हम इस बात के सवाल का जवाब दे रहे हैं, बहुत दिन हो गए। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जी जमहूरी तरीकाकार क्या? जमहूरी तरीका यह है कि आप पार्लियामान को एक मौका दें। इलेक्शन कोई आसान काम नहीं है, कोई सस्ता काम नहीं है, मजाक नहीं है, और उसके अपने डायनामिक्स हैं। लेकिन अगर जरूरी हो जाए तो फिर इलेक्शन कराने पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क को बेहतर चलाने के लिए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन पहला मौका आपको पार्लियामेंट को देना चाहिए, असेंबली को देना चाहिए, क्योंकि असेंबलियों के अंदर से नए कोलिशन बन सकते हैं। जो इस वक्त कुव्वतें इस हुकूमत को सहारा दिए बैठी है वो पीछे हटे और सियासी कुव्वतों को अपना काम करने दें। और वो अगर सियासी कुव्वतें इकट्ठे होके एक नया अलायंस फोर्स करके असेंबली के अंदर से कोई हुकूमत बना के हालात बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं, तो ये भी ट्राई करें। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपके पास ऑप्शन ऑफकोर्स इलेक्शन है, उसकी तरफ जाना चाहिए। चलें, एक गैर सियासी से सवाल का जवाब दे दें। पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली बहुत अच्छी, आपने, हमें ये यकीन है पीपल्स पार्टी गैर आईनी कभी काम नहीं करती, ये मैं क्या सारा आप मीडिया इस बात की, मीडिया को यकीन है, वो बात भी करते हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली होती है, तब्दीली लाने में आप कामयाब हो जाते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक, तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म की उम्मीदवार होगी या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ होना चाहिए? जो बड़ी जमात होगी जिसके ऊपर बाकी जमातें मुत्तफिक होंगी, यकीनन उसका हक होगा। और ये मामले बैठ के सेटल हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और इस पे शहबाज शरीफ साहब पे इत्तेफाक हो सकता है, किसी और पे इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ी जमात जिसकी तादाद बड़ी हो और बाकी जमातें उसके साथ खड़ी हो, यकीनन उसका हक होगा। जी ठीक है, कायरा साहब ये कह दीजिए कि जब इजलास हुआ था तो जरदारी साहब ने हिदायत की थी कि अवामी मसाइल पर एहतजाज किया जाना चाहिए, तो एहतजाज किया जाए, तो क्या कुछ अभी फैसला हो सका? कब से एहतजाज किया जाएगा, किस नौयत का होगा? मैं जो कर रहा हूँ ये भी एहतजाज का एक रंग है, असेंबलियों में जो कर रहे हैं वो भी एहतजाज का एक रंग है। यही एहतजाज होगा? सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करने का जो तरीका है, तहरीक सड़कों पे निकल के कब से शुरू कर रहे हैं? सर अभी शेड्यूल तो नहीं बना कोई, जल्दी इंशाल्लाह करेंगे। ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ हम मार्च करेंगे, ये बुनियादी तौर पे हुकूमत की परफॉर्मेंस, फेलियर, नाकामी, जो लोगों के इश्यूज हल करने में फेल हुई, वो उसी का हिस्सा होगा जी। ठीक है, ये मार्च वही होगा जो मुत्तहिदा अपोजिशन करेगी या पीपल्स पार्टी करेगी? देखिए, अब हम मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ करना चाहते हैं। अगर मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं होती या कोई सूरत ऐसी बनती है तो पीपल्स पार्टी अपने कहीं भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, बाकी जमातें भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। आज के द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।